हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज फिर मैं जो पहली वीडियो बनी थी उसका दूसरा पार्ट आज चर्चा करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पक्ष, जो ये सारी क्लासें पीछे चल चुकी थी, यहाँ से जो छूटा हुआ था, तो आज का टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख पक्ष। पर्यावरण अध्ययन के 3 प्रमुख पक्ष हैं। मैं आपको एक एक करके अभी बता रहा हूँ। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, पर्यावरण अध्ययन करना है तो पर्यावरण अध्ययन के 3 जो प्रमुख पक्ष हैं उसमें एक पक्ष है ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष का आशय यह है कि जब कोई विषय वस्तु की जानकारी जब तक हमको नहीं होगी, उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, तब तक उसके बारे में गहरी जानकारी कैसे रखेंगे। तो एक छात्र के नाते, एक पर्यावरण अध्ययन कर्ता के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण के उस पक्ष को जाने, पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें कि वह हमारे लिए कितना उपयोगी है। विभिन्न क्षेत्रों में, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो पर्यावरण हमारे चतुर्दिक है, जो हमारे चारों तरफ है, उस पर्यावरण के बारे में हमें पहले गहरी जानकारी अति आवश्यक है, तब हम उसका बचाव कर सकते हैं। जैसे जलवायु के स्थान पर, मिट्टी के प्रति, हवा के प्रति, सूर्य के ताप के प्रति हमको यह गहरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक उसकी गहरी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम पर्यावरण के विविध पक्ष में उसकी गहराई से अध्ययन नहीं कर सकते। अब दूसरी बात है सुरक्षात्मक पक्ष। पर्यावरण का अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य है उसकी सुरक्षा। सुरक्षा कैसे होगी? जब उसके पहली बात हमने जो बताई कि ज्ञान, जब हमें यह पता चल जाए कि इन वनस्पतियों से, इन पुष्प से, इन पशुओं से, इन पक्षियों से हमारा कहीं न कहीं गहरा नाता है, इनसे हमारे व्यक्तिगत लाभ हैं और इनके लाभ से ही समाज और राष्ट्र दिन दूनी चौगुनी प्रगति कर सकता है, तो हमें पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण की जब तक सुरक्षा नहीं होगी, तब तक हम अपने चतुर्दिक, हम अपने आसपास के परिवेश के साथ अपने तादात्म्य को, अपने रिलेशनशिप को स्थापित नहीं कर सकते। सुरक्षा के बाद है रचनात्मक पक्ष। रचनात्मक पक्ष क्या है? अब पर्यावरण की हमको गहरी जानकारी हो गई, उसकी हमने सुरक्षा कर ली, तो जो बचे खुचे पर्यावरणीय पार्ट हैं, पर्यावरणीय भाग हैं, उसकी हमने सुरक्षा के बाद उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? पर्यावरण के रचनात्मक पक्ष में, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, जब धरातल से वनस्पतियां घटने लगी, तब मानव का उधर निगाह गई, उधर दिमाग गया कि यदि सारे वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, सारे पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, तो यह समाज, यह संसार कैसा लगेगा। तब मानव एक विकल्प के रूप में सामाजिक वानिकी की तरफ गया। सामाजिक वानिकी का आशय हो गया कि जब प्राकृतिक वनस्पतियां घटने लगी, प्राकृतिक जंगल घटने लगे, तो हमने सामाजिक वानिकी के रूप में उसमें रचनात्मक पक्ष को जोड़ा, उसमें ऐड की। तालाब, झील, पोखरे समाप्त होने लगे, तो पुनः उसकी खुदाई करके, उसकी सफाई करके हमने जल को सुरक्षित किया। सामाजिक वानिकी से पौधों और जंगलों का विकास किया। जो संसार में बचे खुचे जंगल हैं, उनकी घेराबंदी करके उसको सुरक्षित अभयारण्य के रूप में घोषित किया। इस तरह पर्यावरण के ये 3 जो पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, सुरक्षात्मक और रचनात्मक, जब तक यह मानव समाज उसमें रचनात्मक तरीके से नहीं जुड़ेगा, तब तक पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो सकती। अगली बारी है पर्यावरण अध्ययन की प्रासंगिकता। अब प्रश्न ये उठता है कि पर्यावरण का अध्ययन हम क्यों करें, क्यों हमारे लिए वो उपयोगी है, क्यों हमारे लिए वह प्रासंगिक है। तो वह इस संदर्भ में है कि यदि पर्यावरण होगा तो हम होंगे, पर्यावरण नहीं होगा तो हम, हमारा समाज, हमारे लोग नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में पर्यावरण की उपयोगिता,
पर्यावरण की नॉलेज, पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण की रचनात्मकता, इन सबको समेटते हुए हमें पर्यावरण अध्ययन को बहुत उपयोगी आने वाली पीढ़ी के लिए बनाना होगा, क्योंकि पर्यावरण होंगे तो हमारी पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। इसलिए पर्यावरण की जरूरत है, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें है भूगोल के समन्वित दृष्टिकोण। भूगोल के समन्वित दृष्टिकोण क्या है? भूगोल के प्रति समन्वित दृष्टिकोण का आशय यह है कि जब तक प्राकृतिक तंत्र का हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम उसके समग्र पक्ष पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। समग्र पक्ष में प्राकृतिक तंत्र के अध्ययन में नंबर 1 है प्राकृतिक घटक। इस पूरे पर्यावरण में जो प्राकृतिक घटक हैं, इन प्राकृतिक घटकों को हम एक एक करके बचाना पड़ेगा, एक एक करके जानना पड़ेगा, तब हम पर्यावरण की सच्ची और अच्छी जानकारी कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है आकृतियां। पर्यावरण में प्रमुख रूप से है आकृतियों का बड़ा रोल है। धरातल पर एक शब्द है भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृत विज्ञान। हमारे इस पूरे वातावरण में आकृतियों का बड़ा रोल है। अब जैसे 3 तरह की प्रमुख आकृतियां इस धरातल पर पाई जाती हैं। नंबर 1 जो समुद्री इलाका है, उसके बाद मैदान है, फिर पठार है और बड़े आकृतियों में पर्वत है। तो ये धरातल पर जो 3 तरह की आकृतियां पाई जाती हैं, पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र, ये 3 आकृतियां कहीं न कहीं जलवायु को जन्म देती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं। इन 3 तरह की आकृतियों पर विविध प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। इस तरह एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा परिवेश पैदा होता है जिसमें मानव, पशु, पक्षी निवास करते हैं, वह उनका प्राकृतिक आवासीय स्थान होता है। ऐसे में घटकों का बड़ा महत्व है जिसमें आकृति प्रमुख है। इसके बाद है जलवायु। किसी स्थान विशेष पर जलवायु अहम रोल अदा करती है। जलवायु ही तय करती है कि हमारा भोजन कैसा होगा, जलवायु ही तय करती है कि हमारे वस्त्र कपड़े कैसे होंगे, जलवायु ही तय करती है कि हमारे मकान कैसे होंगे। यदि जलवायु गर्म है तो खिड़कियां, दरवाजे खुले और बड़े आकार के होते हैं। यदि बर्फीला इलाका है तो बंद कमरे के मकान बनते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान जो मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वह सारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं किससे जुड़ी हैं? जलवायु से। जलवायु का अहम रोल है। जलवायु को नजरअंदाज करके मानव या उसकी आने वाली पीढ़ी अपने विकास को, अपने उन्नति को आगे नहीं ले जा सकते। फिर है मृदा। मिट्टी से मानव का गहरा नाता है। मानव मिट्टी के प्रति अच्छी समझ नहीं रखेगा तो वह अपने पूरे जीवन को, अपने कृषि कार्य को, अपने पशुपालन को पूरे तरह से संचालित नहीं कर सकता। तो जलवायु, आकृति के बाद मिट्टी। धरातल पर विविध प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में भी कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जब मिट्टी की क्लास चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मूल रूप से आप ये जान लीजिए कि मिट्टी का रोल पर्यावरण में अहम है। जहाँ जैसी मिट्टी होगी वहाँ उस तरह की वनस्पतियाँ होंगी, जैसे पर्णपाती वन, सदाबहारी वन, शंकुधारी वन, ये सारे वनस्पतियाँ कहीं न कहीं मिट्टी से रिलेटिव हैं। और मानव का विकास पर्यावरण के अंदर यदि हो सकता है तो उसमें मूल रूप से मिट्टी का अहम रोल है। अब अगली बारी है वनस्पति। वनस्पतियों की जो हमने चर्चा की है वह मिट्टी से ही रिलेटिव है और यह वनस्पतियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आकृति पर पाई जाती हैं। यदि मैदानी इलाका होगा तो वहाँ चौड़ी पत्ती के वन होंगे। यदि पहाड़ी इलाका होगा, पर्वतीय इलाका होगा तो वहाँ शंकुधारी वनस्पतियां होंगी। कारण उसका एकमात्र है कि पहाड़ों पर जल की कमी है, और जब पहाड़ों पर जल की कमी है तो उस पहाड़ पर चौड़ी पत्ती की वनस्पतियां होंगी तो वह सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगी, और जब वह वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक करेंगी तो उस पहाड़ पर पानी के अभाव में पौधे सूख जाएंगे। इसलिए वनस्पतियां उसी तरह का विकास करती हैं, उसी तरह अपनी आकृति को जन्म देती हैं जैसी उनकी ज़रूरत होती, जैसी उनकी नीड होती है। तो पर्वतीय इलाके पर शंकुधारी वनस्पतियां,
मैदानी इलाके पर चौड़ी पत्ती के वन इसलिए पाए जाते हैं, आप सिंपल सी बात ये समझ लें कि जहां भी चौड़ी पत्ती के वन होंगे वहां भूमिगत जल स्तर बहुत ऊंचा होगा, उनको पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और धरती के अंदर से पर्याप्त जल मिलेगा, तो वनस्पतियां चौड़ी होंगी। तो इस तरह वनस्पतियों का रोल बहुत अहम है। आगे है जीव और जंतु। जीव जंतु, अब जैसी मिट्टी वैसी वनस्पति, और जैसी वनस्पति होगी उस तरह के जीव जंतु होंगे, उस तरह के पशु पक्षी होंगे, उस तरह के। आप देख लीजिए, आप पूरे उत्तर भारत में जीव जंतु किस तरह के हैं। आप पूर्वोत्तर भारत को देख लीजिए तो वहाँ बड़े विशालकाय जानवर के रूप में हाथी है। मध्य भारत में देख लीजिए शेर, बाघ। पहाड़ी इलाके पर देख लीजिए तो पहाड़ी जीव जंतु पाए जाते हैं। इस तरह इस पूरे प्राकृतिक घटक में प्रकृति की प्रासंगिकता को समझने के लिए हमें इन बिंदुओं पर क्रमशः नजर डालनी पड़ेगी, जिसमें आकृति है, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, जीव जंतु। इस तरह भूगोल के ज्ञानात्मक, सुरक्षात्मक और रचनात्मक पक्ष पर बखूबी निगाह डाल करके हम पर्यावरण की गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सब ने इस सेकंड पार्ट में इस छूटे हुए पार्ट को आपने सुना, समझा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रत्येक वीडियो समय समय से प्राप्त करते रहें। आपको मैं इसी तरह क्रमशः एक एक यूनिट करके पूरी वीडियो देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।